हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे अब जैक बोर्ड हो या बिहार सीबीएसई कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है बाबू, उसमें आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलित दर समीकरण, जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ है वो भी आज बताएंगे। मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा फुल टॉपिक को क्लियर करेंगे, और आज 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 5 नंबर कंफर्म करा करके ही जाएंगे। तो चलिए बाबू, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे बाबू बताइए, तो आप लोग खुद सोच के देखिए। वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर का मान 0 होगा या ऑर्डर का वैल्यू 1 होगा। तो कंफर्म है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन हुज ऑर्डर इज जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आपको इसे पूछेगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समाकलित दर समीकरण ज्ञात करें। समाकलित दर समीकरण ज्ञात करें, हिंदी में पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ज्ञात करें। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे, वो रिएक्शन को जिसका ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप डेफिनेशन लिखिएगा हिंदी वाले बच्चे, वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान कितना हो, 1 हो, नहीं 0 हो, है ना। वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान 0 हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखे वो क्या लिखेगा, द रिएक्शन हुज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू 0, या फिर हुज ऑर्डर इज 0 इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बाबू। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को मान लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेट कर लीजिए, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग बाबू यहाँ पे एक तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं रिएक्शन क्या होता है, मेनली रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन का काम ही क्या है, रिएक्शन का काम है जो रिएक्टेंट में होगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो चलिए एक मान लेते हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये है हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बाबू इसमें हम लोग लगाइए रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन आप जानते हैं रेट का फॉर्मूला बताता है, तो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं तो कितना बाबू, 1 है ना। कोई भी कोफिशिएंट नहीं तो कितना, 1 है। अब यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार हम लोग बाबू रेट का फॉर्मूला जानते हैं। बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर होता है कि नहीं। रेट इक्वल टू क्या था बाबू, के कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट। अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है, 1 है। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, ये आप मार्क कर दीजिए, हमको पता है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, 1 है। और आप जानते हैं रेट इक्वल टू फॉर्मूला के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो आप 1 को पावर बना दीजिएगा, लेकिन 1 पावर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डर का मतलब पावर होता है। और आप ऑर्डर का मतलब क्या होता है बाबू, पावर, है ना। ऑर्डर का मतलब पावर होता है। आप पावर यहाँ पे 1 कर दिए, इसका मतलब इस रिएक्शन, जिस रिएक्शन का रेट लिखे हैं वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा बैक चलिए और देखिए पीछे क्या लिखे हैं, लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को माने हैं जीरो ऑर्डर और यहाँ लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर का, तो गलत है कि नहीं है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 0 के लिए यहाँ पे बाबू 0 लगाइए।
ठीक है, 0। और आप जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या बोले समझ में आया? देखिए, आप माने हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, हम जानते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग को सिखाया कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा और जो इसका कोफिशिएंट है उसको पावर कर देना है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पावर में 1 नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान ले कि ये रिएक्शन जो सो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है। इस कारण से पावर में 1 नहीं दिए बाबू, यदि पावर में 1 दे दीजिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। पावर में हम लोग को 0 देना पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माने ही इसको 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या समझ में आया कि यहाँ पे पावर में 0 क्यों किए? चलिए अब देखिए बाबू, आपको पता है कि किसी भी चीज पे पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेट इक्वल टू के और इसके जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो रेट इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो गया, के हो गया। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अब समझिए बाबू, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है, निम्न में से ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जो जिसका रेट जो है सो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। तो यदि आप ध्यान दे बाबू तो देखिए रेट इक्वल टू के, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ है ही नहीं, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टेंट के ये शून्य ऑर्डर का रिएक्शन था, 0 ऑर्डर रिएक्शन था। 0 ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे पावर 0 हो गया है, तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही उड़ गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही गायब हो गया। तो बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाइएगा, क्या रेट पे कोई भी इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ है ही नहीं। तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाइए, रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो एक और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिए, क्या है बाबू, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो किस पे निर्भर नहीं करती? बताइए तो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो रेट होता है वो अभिकारक के सांद्रण पे यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, डिपेंड नहीं करता है। क्या लिखिएगा, इन 0 ऑर्डर रिएक्शन यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है, रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को ध्यान में रखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख भी लीजिए नोट पॉइंट में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो ये लिखिएगा, इन 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इन 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है, 0 ऑर्डर की अभिक्रिया में, 0 ऑर्डर का रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कर लिए। अब आप देखिए, आपको रेट का एक और फॉर्मूला पता है, देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रेट बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए तो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी, है ना, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी। एक बताया था इंस्टेंटेनियस वाला, है ना, ये इंस्टेंटेनियस वाला था, और एक क्या था, एक आपका डेल्टा वाला भी था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस वाला लेंगे फॉर्मूला, ठीक है, रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी। इसको कर लीजिए बाबू इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 में आप ध्यान दीजिए तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका भी LHS साइड में रेट है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 का भी LHS साइड में क्या बाबू, रेट है। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग ये चीज देखें कि दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS साइड सेम है। तो बताइए, यदि किसी रिएक्शन का LHS साइड सेम होगा तो उसका RHS साइड भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो बताइए बाबू, जब यहाँ पे रेट, इसका LHS साइड, इधर भी रेट है LHS साइड, दोनों बराबर है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसका RHS साइड और इस रिएक्शन का भी RHS साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं बाबू, उस चीज को देखिए, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी। अच्छा सोचिए बाबू, K के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए।
अब कीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K और dt मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस डी कंसंट्रेशन R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा K और dt हो जाएगा। अब एक काम कीजिए बाबू, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस को जैसे उधर कर दीजिएगा मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और या नहीं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे बाबू आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के dt, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। ये सब तो आप लोग 4-5 में ही सीखे, समय कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही नहीं बाबू, देखिए कितना सिंपल सा है। अब आप दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो जैसे ही बाबू आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे भी क्या कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन R और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन माइनस के dt। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के dt। अब देखिए बाबू जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए तो ये चुटकी में हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए भी चुटकी में। बोले सर ये कैसे हो सकता है, मैथ वाला का चलिए मैथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन बायो वाला का फिजिक्स में बेसिक मैथ में तो ऐसा पढ़े ही है ना। तो बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन आपको सर पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे साइड में लिख के दिखाते हैं वो फॉर्मूला। देखिए बाबू इंटीग्रेशन ऑफ dx यदि रहा कहीं भी तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि dx का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सिर्फ x हो जाएगा और प्लस c। अब बोले सर यहाँ प्लस c क्यों, क्योंकि देखिए यदि यहाँ पे कुछ लिमिट लग गया जैसे 0 से पाई या 0 से π/2 ऐसा कुछ लिमिट लग गया तब तो बाबू यहाँ पे आपको उस लिमिट का वैल्यू रखना है, लेकिन तब हम लोग इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तब यहाँ से हम लोग c नहीं रखेंगे, ठीक है, तब हम लोग यहाँ c नहीं देंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि कुछ नहीं है, आपको लिमिट नहीं दिया 0 से कहाँ जाना है, ऐसा कुछ भी कोई लिमिट नहीं दिया है, यहाँ हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कुछ नहीं दिया है, तब आपको यहाँ पे ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट लेना है जो कि c होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए बाबू एक और चीज समझिएगा, दूसरा एक और फॉर्मूला है। मान लीजिए कि आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे मान यहाँ पे k है कांस्टेंट है, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिए, तो k कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या बचा k और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था x था, तो यहाँ पे kx और देखिए कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है तो एक कांस्टेंट लगा दीजिए प्लस c। तो दो फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस c, और इंटीग्रेशन के अंदर यदि कोई फंक्शन हो वो भी कांस्टेंट तो उस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोई परेशानी, ये दो फॉर्मूला है बाबू यहाँ पर। अब देखिए बाबू यहाँ पे आप खुद सोचिए, इस r को आप x मान लीजिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, x के जगह पे r है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला क्या था, देखिए तो बाबू सिर्फ x था, इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला x हो गया। इस x के जगह पे r है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे r लिख देंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ r है तो सिर्फ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r, है कि नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू इस k को बाहर कर दीजिए, ठीक है, माइनस k को बाहर कीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस के और इंटीग्रेशन ऑफ dt का वैल्यू क्या आ गया t और प्लस यहाँ क्या कर दीजिए c। अब बोले सर यहाँ प्लस c क्यों नहीं लिखे, तो पूरा फुल इंटीग्रेशन करने के बाद एक ही तरफ आपको c लिखना, दोनों तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर लिए। अब एक चीज समझिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है। मान लीजिए कि आपका फेवरेट फूड में से एक है रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आपको हम 3-4 दिन तक भूखे रखें, ठीक, अब बोले सर आपके साथ टीचर है 4 दिन तक भूखे रखिएगा, मान लेते हैं बाबू कि 4 दिन तक आपको भूखे रखें और 4 दिन के बाद बोले कि आपका जो फेवरेट खाना होगा वो आपको खिलाएंगे, तो आप बोले पक्का सर,
प्रॉमिस कर लीजिए, यदि आप मेरा फेवरेट खाना नहीं खिलाए तो हम बोले खिलाएंगे, लेकिन 4 दिन तक तुमको फास्टिंग करना पड़ेगा तो खिलाएंगे। आप मान गए, आप भी कितना मान के आप 4 दिन तक फास्टिंग मान गए अपना फेवरेट फूड खाने के लिए। और मान गए बाबू, तो हम पूछा आपका फेवरेट फूड क्या था, बोले सर रसगुल्ला है। बोले ठीक है कोई बात नहीं खिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 10 ठो रसगुल्ला ले लिए, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 रसगुल्ला ले लिए। अब बाबू 3-4 दिन के बाद जब आप आए, बोले सर हम तो पूरा 3 दिन तक 4 दिन तक फास्टिंग किया, अब खिलाइए आप जो बोले थे। बोले ठीक है खाओ, लेकिन आपके सामने बॉल को रख दिए, लेकिन आपका दोनों हाथ बांध दिए हैं, दोनों पैर बांध दिए हैं, और यहाँ पे भी टेप से साट दिया आपका मुंह को, और बोले खाओ। तो बताइए बाबू आप खा पाइएगा? मुंह में भी टेप सटा हुआ है, दोनों हाथ बंधा हुआ, दोनों पैर बंधा हुआ है, अब इसको खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। और जब नहीं खा पाइएगा तो बताइए खाने का समय कितना हुआ? अब बोले सर को खावे नहीं के तो फिर खाने का समय कहाँ से? खाने का समय तो 0 हो गया है कि नहीं? खाने का समय 0 हो गया। तो बाबू जब खाने का समय ही 0 हो गया, यानी कि रिएक्शन में कितना समय लगा आपको? रिएक्शन करने में कितना समय लगा? तो रिएक्शन करने में 0 समय लगा, है कि नहीं? जब आप कुछ खाए ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं हुआ, जब नहीं खाए तो नहीं कुछ रिएक्शन हुआ, और जब कुछ नहीं रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में लगा समय कितना हुआ? 0 हुआ। तो बताइए जब रिएक्शन में लगा समय 0 है तो 0 समय के बाद, है ना, 0 समय के बाद यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, क्या उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, यानी कि उस रिएक्टेंट में जितना भी रसगुल्ला है, क्या उस रसगुल्ला के नंबर में कोई भी चेंजेस आएगा? तो रसगुल्ला के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे 10 रसगुल्ला है तो बाद में भी 10 रसगुल्ला ही रहेगा, है ना, बाद में भी कितना रसगुल्ला रहेगा? तो 10 रसगुल्ला ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या देखे बाबू कि यदि किसी रिएक्शन को कराने में 0 समय लग रहा है तो 0 समय लगने के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वही कंसंट्रेशन रह जाएगा, है कि नहीं? 0 समय के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वही कंसंट्रेशन रह जाएगा। 0 समय के बाद जितना पहले था उतना ही बाद में रह जाएगा, और जितना पहले था इसका मतलब जितना पहले कंसंट्रेशन था बाद में उतना ही कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो बताइए यदि हम बोले कि किसी भी रिएक्शन को करने में लगा समय 0 है, तो बताइए 0 समय लगने के बाद उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन में कितना का चेंजेस आएगा? तो बोले सर क्या चेंजेस आएगा? कुछ नहीं, 0 का चेंजेस आएगा, यानी कि पहले जितना था उतना ही बाद में रह जाएगा। 0 समय लगने के बाद जितना पहले था उतना ही बाद में भी उसका कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो बाबू देखिए 0 समय लगने के बाद पहले जितना था, पहले को बोलते हैं इनिशियल, क्या बोलते हैं? इनिशियल। तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रह जाएगा, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर रह जाएगा, है ना। 0 समय यदि किसी कंसंट्रेशन मतलब किसी रिएक्शन को करने में 0 समय लगा है तो उसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब पहले जितना था उतना ही बाद में भी रह जाएगा। 0 समय लगने के बाद भी उतना ही रह जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। पहले 10 था तो 0 समय लगने के बाद भी 10 मिठाई होगा। तो वही लिखेंगे कि यदि किसी रिएक्शन को होने में 0 समय लिए हैं तो 0 समय के बाद उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन जो है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब 10 मिठाई है तो 10 हो जाएगा, 9 8 7 ऐसा नहीं होने वाला है, 12 15 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10 था इनिशियल में, बाद में भी 10 होगा, 0 समय लगने के बाद भी 10 ही होगा कंसंट्रेशन। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू, एट टाइम इक्वल टू 0, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, यदि समय हम लोग 0 ले रहे हैं देन तब, है ना, जब हम लोग समय 0 लेंगे, एट टाइम इक्वल टू 0, जब समय हम लोग 0 लेंगे तब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा देन कंसंट्रेशन ऑफ आर जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन को ही R0 बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ R0, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ R0 बोला जाता है। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम लोग क्या देखे बाबू? कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू -KT प्लस C है। अब आप बताइए बाबू यदि हम लोग समय को 0 कर दें, ठीक है, यदि T को हम लोग 0 कर देंगे, देखिए यदि हम लोग समय को 0 कर रहे हैं तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ R जो है, यदि समय को 0 कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ R जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0 के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? R0 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग के पास क्या आ गया बताइए? तो कंसंट्रेशन ऑफ R0 इक्वल टू -K × 0 + C,
तो यहाँ से C का वैल्यू आ गया कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, कितना आ गया बताइए तो, इसलिए C इक्वल टू गया कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, आया ना। C का वैल्यू हम लोग निकाल लिए R नॉट के कंसंट्रेशन के बराबर है, कोई परेशानी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है C। अब बाबू अगेन फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। अगेन इक्वेशन नंबर 3, अगेन इक्वेशन 3। अब फिर से इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्या है बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसमें C का जो वैल्यू, C का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, C का वैल्यू कितना बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट कर दीजिए। अब इस माइनस के टू को बराबर के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस के टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट। अब बाबू ये कंसंट्रेशन ऑफ R को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से निकालिए K इक्वल टू, तो जैसे ही K निकाल दिए T इसके नीचे हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय T। और यदि यहाँ से T निकाले बाबू, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये K इस बार नीचे हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और यही दो फॉर्मूला है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित दर समीकरण, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया, उसमें दो फॉर्मूला आया, एक K इक्वल टू, एक T इक्वल टू। तो K इक्वल टू फॉर्मूला आ गया कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय T, और T इक्वल टू क्या आ गया बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय K। 5 मार्क्स का ये आएगा। देखिए कितना सिंपल था, है ना, 5 मार्क्स का कितना सिंपल है। एक बार बाबू ओवरऑल हम आपको फिर से बता देते क्या क्या हुआ। आप सबसे पहले एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लीजिए, ठीक है। फिर वहाँ से रेट वाला एक्सप्रेशन से रेट निकाल लीजिए। जब रेट निकाल लीजिएगा तो उसको रेट निकालने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। देखिए रेट कर लिए, रेट इक्वल टू क्या हो गया, K कंसंट्रेशन ऑफ R, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रखिएगा, मानते कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद भी यहाँ 1 नहीं रखेंगे क्योंकि आप इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने थे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानने के लिए जो पावर होगा बाबू, उसी को ऑर्डर कहते हैं, इसलिए जीरो ऑर्डर है, इसलिए पावर यहाँ पे जीरो कर दिए। किसी भी चीज पे पावर जीरो, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो रेट इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया बाबू, K आ गया, ठीक है, रेट इक्वल टू K आ गया। इसको कर लिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर से हम लोग रेट इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट रेट इक्वल टू क्या था, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाय dt। इसको इक्वेशन 2 कर लिए। इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप देखें बाबू, तो दोनों का LHS साइड देखिए बराबर है, और जैसे दोनों का LHS साइड बराबर है तो दोनों का RHS साइड भी बराबर होगा, इसलिए K और ये दोनों देखिए बराबर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाय dt और बराबर K हो गया। K के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये चीज आ गया। अब बाबू देखिए ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को क्या किए, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ का जो माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। जैसे आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाय ये होगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर यदि कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर कर देना है, और कंसंट्रेशन ऑफ डी एक्स के जैसा ये दिख रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ डी एक्स है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स की जगह पे R है तो हम लोग यहाँ पे R लिख दिए, माइनस के बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ माइनस के मिलकर के माइनस के टी प्लस c हो गया। इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए। उसके बाद बाबू हम लोग क्या किए, टाइम को जीरो माने। हम लोग क्या देखें कि जब किसी रिएक्शन को होने में जीरो टाइम लगेगा तो उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जितना था उतना ही जीरो समय के बाद कंसंट्रेशन रह जाएगा, है ना, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वही लिखे एट टाइम इक्वल टू जीरो, देन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देन कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को ही कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट कहते हैं, वो लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 3 को लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस, यदि t को हम लोग जीरो करेंगे तो ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा।
फिर टी के जगह पे 0 के जगह यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। देखिए ये हो गया सी का वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 3 को फिर से लिखे और यहाँ पे सी का वैल्यू को पुट कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। अब बाबू ये माइनस के टी को इधर भेज दिए, प्लस हो गया प्लस के टी, ये कंसंट्रेशन ऑफ आर को इधर भेज दिए, तो यहाँ पे आर नॉट बच गया, इसको इधर कर दिए माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से एक बार के इक्वल टू निकालिए, टी इसके नीचे आ गया, फिर एक बार टी इक्वल टू निकालिए, के इसके नीचे आ गया। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए बाबू कई बार एग्जाम्पल में पूछा है कि आप इसमें से पहचानिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन है। आपको 2-3 रिएक्शन दे देगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको निकालने के लिए मतलब पहचानने के लिए बोलेगा, आइडेंटिफाई करने बोलेगा। तो हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल बता देते। देखिए बाबू पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 प्लस Cl2 से 2HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा हो गया H2 प्लस I2 मिल करके 2HI, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन हो गया बाबू N2 प्लस H2 मिल करके हो जाएगा 2NH3। यदि आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप बोले सर आपको कैसे पता कि ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो देखिए बाबू आप क्या देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो रेट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो सो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जानते हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, जब आप इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो रेट नहीं बढ़ेगा, घटाइएगा तो भी रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब कि इस रिएक्शन को होने में यदि मान लेते 5 मिनट लग रहा है, तो रिएक्शन का ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाइए तो भी 5 मिनट, घटाइए तो भी 5 मिनट। मतलब कि इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को और ये जो रिएक्टेंट इसका कंसंट्रेशन को या तो बढ़ा दीजिए या तो घटा दीजिए, रिएक्शन को होने में जो रेट है वो बढ़ेगा ही, स्पीड जो है ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, जैसा का तैसा रह जाएगा। तब वैज्ञानिक सोचा कि अच्छा इस दुनिया में एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और वो कौन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब इसका एक छोटा सा हम आपको ग्राफ बता देते, क्योंकि ग्राफ भी एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। देखिए ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ आर कहते हैं, ठीक है। इसी दोनों के बीच में आपको पूछा है ग्राफ। तो देखिए बाबू जब भी कभी आपको किसी भी चीज के बीच में ग्राफ बोलेगा निकालने, तो सबसे पहले उस दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन निकालना होगा, और रिलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, किसके किसके बीच में? रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। चलिए बाबू हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस पे पावर क्या हो जाता है? 0। तो रेट इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, है ना। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे बाबू, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कितनों बढ़ाइए या घटाइए, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट जो सो रेट कांस्टेंट के ही इक्वल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, के का वैल्यू 5, 10, 15 जो होगा वही हो जाएगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। रेट जो सो बढ़ेगा घटेगा नहीं। यदि के का वैल्यू 5 है तो रेट का वैल्यू 5 ही हो जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या घटाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि था तो इसका पावर 0 था, 0 में इस वैल्यू खत्म हो गया है। तो आप कुछ भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए, रेट जस का तस होगा, रेट ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, है ना। रेट बढ़ने घटने वाला नहीं है। तो चलिए बाबू कोई बात नहीं, देखते हैं इसका ग्राफ। चलिए बाबू इधर हम लोग मान लेते हैं कि रेट है और इधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आप यहीं पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लिए, ठीक है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और इधर आप रेट ले लिए। हमको पता है बाबू कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। फिर यहाँ पे 0 से ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखें, रेट जो है सो के बराबर है,
और k का वैल्यू कुछ तो होगा ना, 5, 10, 20, 50 कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं कि k का वैल्यू यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है यही k का वैल्यू है, ठीक है, यही पॉइंट क्या है, k का वैल्यू। अब आप बताइए, अब आप खुद सोचिए बाबू, आप रिएक्टेंट का, आप यदि कंसंट्रेशन को आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो इधर से इधर जब जाइएगा तो आपका जो सो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिए बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेट का वैल्यू k है, अब k का कुछ तो वैल्यू होगा, 5, 2, 4, 3 कुछ तो वैल्यू होगा, मान लेते हैं कि जो भी है वो यहाँ पे है। अब आप बताइए, यदि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप खुद सोचिए बाबू, ठीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाइए या घटाइए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप ग्राफ को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ग्राफ को खींचे ऐसे करके इधर नीचे ले आए, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप नीचे लाए हैं इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट आपका घट रहा है। तो बताइए बाबू, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट घटेगा। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये चीज हम लोग को सिखाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोग को सिखाता है कि रेट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और आप यहाँ डिपेंड करा दिए हैं। जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, देखिए जब इतना था तो रेट कांस्टेंट यहाँ तक था, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ आ गया, थोड़ा बढ़ गया, तो देखिए यहाँ से थोड़ा घट गया है, मतलब आपका रेट कांस्टेंट का मान घट गया, रेट का मान घट गया, और आप बढ़ा दिए और घट गया, और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए और घट गया। मतलब जैसे जैसे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका रेट घट रहा है, जो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को नहीं सिखाता है। तो बोले सर तभी ग्राफ नहीं होगा, तब कौन सा ग्राफ होगा? तो नीचे वाला तो नहीं हो सकता बाबू, ठीक है, नीचे नहीं हो सकता है। अच्छा मान लीजिए आप ग्राफ को ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए k का वैल्यू, ठीक, ये k है, आप ग्राफ को ऐसे खींच दिए, इसका मतलब जैसे जैसे देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बताइए, ना ही नीचे वाला ग्राफ होगा ना ही ऊपर वाला ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ कैसा होगा जो एक दूसरे पे डिपेंड ही ना करे? तो आप सोच के देखिए बाबू, यदि हम ऐसा कर दे, यदि हम यहाँ पे ऐसा कर दिए, हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए रेट का वैल्यू यही है, जो भी होगा रेट का वैल्यू k था, k को हम लोग इस जगह मान लिए, ठीक है। यदि हम इसको ऐसा सीधा ले जाएं, यदि हम इसको ऐसा सीधा ले जाएं, ऐसा सीधा ले जाएं, तो अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पे जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा है, ये देखिए एक सीधा कांस्टेंट जा रहा है ना, सीधा कांस्टेंट जा रहा है। और यही था, रेट और कंसंट्रेशन आर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये ग्राफ भी हम लोग को बताया कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बताइए बाबू, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन यदि एग्जाम में आएगा तो आपका छूटेगा क्या? हम काफ़ी डिटेल में आपको बता दिए, ग्राफ के साथ साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, और साथ ही साथ हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए वो अब 100% आपसे बनेगा, है कि नहीं? तो चलिए बाबू, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। बाकी बात हम है ही, सारा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सारा हम आपको करा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, और आपको पता होगा हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।